में आप सभी का स्वागत है। टेस्ट नंबर 11 हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 41 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का सही क्रम है, यानी फूड चेन का सही क्रम कौन सा है। देखिए, फूड चेन वो होता है जैसे घास है, घास को बकरी खाती है और बकरी को शेर खाता है। तो ये जो एक श्रृंखला बन रही है, जो एक चेन बन रही है फूड के रूप में, मतलब उनके आहार के रूप में, वही आहार श्रृंखला कहलाती है। तो आपको उसी को बेस बनाते हुए, उसी को आधार बनाते हुए इन चारों में से पहचानना है कि कौन सा क्रम सही रूप में है, ठीक है। तो देखिए, प्राणी प्लवक, समुद्री शेर यानी सील मछली, इसको बोला जाता है ये हेरिंग। हेरिंग, समुद्री शेर यानी सील मछली, ग्रेट वाइट शार्क। देखिए, पहली बात तो जो सबसे बड़ा जो जानवर है, एनिमल है, वो एक तरह से सबसे लास्ट में आना चाहिए। यानी जो छोटे छोटे प्लैंक्टन्स हैं और उनके अलावा जो जू प्लैंक्टन्स हैं, उनको जो है वरीयता क्रम में पहले आना चाहिए। उसके बाद जो सबसे बड़े वाले जीव जंतु हैं, उनको सबसे बाद में आना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हेरिंग, जो समुद्री शेर है, जिनको सील मछली बोला जाता है, उनमें हेरिंग है। हेरिंग को समुद्री शेर यानी सील मछली खाती है और सील मछली को ग्रेट वाइट शार्क खाती है, ठीक है। तो उस संदर्भ में ये बी वाला ही ऑप्शन सही रूप में दिखता है। तो पहली बात तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि हेरिंग, जिसको समुद्री सेल या सील मछली भी बोला जाता है, ये क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये जो है सबसे अच्छे जो मत्स्य स्थलों तक पहुंचने के लिए समुद्री शेर जो होती है, ये तटरेखा से सैकड़ों गज तक तैरते हैं। जैसे ही वे हेरिंग का शिकार करते हैं तो उसके मांस की ऊर्जा इन्हें प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जिस हेरिंग का वे शिकार करते हैं वे भी परभक्षी होते हैं, जिसके कारण इन्हें तृतीयक उपभोक्ता भी कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हेरिंग जो होता है और ये समुद्री सील जो सील मछली होती है, समुद्री सील जो होती है, इनको जो है हम तृतीयक उपभोक्ता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो हेरिंग है, हेरिंग को जो है हिल्सा मछली भी के नाम से भी जाना जाता है। ये पैसिफिक हेरिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसे समुद्री आहार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी जाना जाता है। यह एक सर्वाहारी जो है जंतु है, ठीक है, जो पादप प्लवक और प्राणी प्लवक दोनों का सेवन करती हैं। पादप प्लवक और प्राणी प्लवक क्या होती हैं, मैं अभी इसके बाद आपको बताता हूँ। और यह श्रृंखला की जो है द्वितीयक उपभोक्ता है, यानी हेरिंग जो हिल्सा मछली है, ये एक द्वितीयक उपभोक्ता है और बड़े समूहों में तैरती है, जिसका बड़े परभक्षी जो है आसानी से सेवन कर लेते हैं। और ये जो वाइट शार्क है, ग्रेट वाइट शार्क, ये आहार श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित परभक्षी होने का अर्थ है कि कोई और इस बिग वाइट शार्क का शिकार करेगा, लेकिन यह अन्य सभी जीवों की तरह मृत्यु के बाद उसके शरीर की ऊर्जा उन अपघटकों को ऊर्जा देगी जो उसके मृत जो उसकी मृत शरीर उसका मृत जो शरीर है उसका सेवन करेंगे, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। और जो प्राणी प्लवक हैं, देखिए, प्राणी प्लवक जो होते हैं, इनको हम जू प्लैंक्टन के नाम से भी जानते हैं। ये जो है एक तरीके के जंतु होते हैं जो पादप प्लवक, यानी जो जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, उनका सेवन करते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो झींगे होते हैं, मछलियाँ होती हैं, उनके लार्वा सहित जो है ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत शामिल होते हैं। और ये जंतु जो है केवल शैवाल या पादपों का सेवन करते हैं। ये आहार श्रृंखला के सेकेंड फेज में जो है उनका निर्माण करते हैं। और जो प्राणी प्लवक के अलावा जो पादप प्लवक हैं, यानी जिनको फाइटोप्लैंक्टन बोला जाता है, ये भी एक छोटे जीव हैं जो अरबों की संख्या में पानी में तैरते रहते हैं। इनमें जो है पादप प्लवक नामक जो शैवाल होता है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, वे क्योंकि सीधे सूर्य से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो उन्हें आहार श्रृंखला में उत्पादक के तौर पर भी जाना जाता है। यानी जो पादप प्लवक यानी जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, इनको जो है प्राथमिक उत्पादक माना जाता है, ठीक है। तो चलिए, इसका 41 का भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, इसमें कथक नृत्य के संदर्भ में पूछा गया है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बात सही नहीं है, ठीक है। देखिए, पहला लिखा गया है कि आमतौर पर एकल प्रदर्शन होता है जिसमें पैरों की थरकनों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। और दूसरा लिखा गया कि अवध के अंतिम नवाब सादत अली खान के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में विकसित हुआ था। ये बात गलत हो जाती है। अब गलत इसलिए है क्योंकि अवध के अंतिम नवाब सादत अली खान के संरक्षण में यह विकसित नहीं हुआ था, बल्कि ये जो अवध के अंतिम नवाब जो वाजिद अली शाह थे, उनके संरक्षण में यह प्रमुख कला के रूप में विकसित हुआ था। यानी शहादत अली खान जो है, ये अवध के अंतिम नवाब नहीं थे। अवध के अंतिम नवाब जो थे वाजिद अली शाह थे, उन्हीं के संरक्षण में जो है कथक नृत्य को काफ़ी जो है विकसित होने का मौका मिला, ठीक है। और तीसरा लिखा है कि सितारा देवी एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तकी थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो देखिए, थोड़ा कथक नृत्य के बारे में जानते हैं। कथक नृत्य जो होता है,
यह एक कथा शब्द से जो है इसकी उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है कहानी। यह मुख्य रूप से जो है नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। यह मुख्य रूप से जो एक मंदिर या गांव का प्रदर्शन हुआ करता था, जिसमें नर्तक जो है प्राचीन शास्त्रों से कहानियाँ उठाते थे और उनको सुनाया करते थे। ठीक है, तो 42 का हमें बताना था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन 2 जो है इसका गलत है, तो हमारा डी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। यहाँ पर विद्रोह के केंद्र और 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के रूप में जो है सवाल बनाया गया है, और उनको बताना है कि इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित है। यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी उस दौरान जो है कौन कौन से जो विद्रोह के केंद्र थे और वहाँ पे नेतृत्वकर्ता के रूप में कौन मौजूद था, उस संदर्भ में आपको बताना है कि कितने युग्म सही सुमेलित थे। ठीक है, देखिए दिल्ली जो है बख्त खान के नेतृत्व में नेतृत्वकर्ता के रूप में जो है कार्य कर रहे थे, ये बात बिल्कुल सत्य है। कानपुर यहाँ पर जो लिखा गया है कुंवर सिंह के नेतृत्व में लिखा गया है, यहाँ पर कुंवर सिंह ना होकर के ये पेशवा बाजीराव यानी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब थे जो कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए ये बात गलत हो जाती है, तो दूसरा गलत है। लखनऊ बिरजिस कादिर नहीं, लखनऊ का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल कर रही थी, न कि बिरजिस कादिर कर रहे थे, तो ये भी गलत हो जाता है। बरेली का जो है नेतृत्वकर्ता के रूप में खान बहादुर थे, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो केवल 2 ही युग्म सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। यहाँ पे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के संबंध में पूछा गया सवाल है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, पहला लिखा गया कि इसके तहत 10% से कम कैनोपी घनत्व का भी सर्वेक्षण किया जाता है, इसे वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए 10% से कम कैनोपी घनत्व का सर्वेक्षण किया जाता है, लेकिन इनको वन के रूप में वर्गीकृत न करके इनको झाड़ियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, इसलिए पहला कथन तो गलत हो जाता है। और पहली बार इसमें बाघ अभयारण्यों, बाघ गलियारों और एशियाटिक लाइन वाले गिर फॉरेस्ट में वन का आकलन किया गया। हाँ, दूसरा बात बिल्कुल सत्य है, तो केवल दूसरी बात सत्य है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, थोड़ी सी और बात जानते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का पहला जो संस्करण प्रकाशित किया गया था ये 1987 में इसका पहला संस्करण था, और ये जो 2021 वाला है ये 2021 में ये 21 यानी 21वां संस्करण के रूप में जो है इसको शामिल किया गया है। और एक चीज़ और, जो इनको जो 3 तरह के वनों में श्रेणियों में जो है बांटा जाता है। घने वन जो 70% से अधिक कैनोपी घनत्व वाले होते हैं, और जो मध्यम घने वन होते हैं उनको 40 से 70% की कैनोपी घनत्व को शामिल किया जाता है, और जो खुले वन होते हैं उनको 10 से 40% के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, तो दूसरी बात यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। पहला लिखा गया इसमें 5G नेटवर्क बैंडविड्थ के संबंध में पूछा गया सवाल है। देखिए पहला लिखा गया है कि 5G नेटवर्क मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में कार्य नहीं कर सकता है। यह बात तो यहीं पे गलत हो जाती है, क्योंकि 5G नेटवर्क मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में कार्य करता है। और दूसरा है 5G नेटवर्क का उद्देश्य हाई बैंडविड्थ स्पेक्ट्रम में कार्य करना है, लेकिन लो और मिड बैंडविड्थ स्पेक्ट्रम में नहीं। ये भी बात गलत है, क्योंकि 5G नेटवर्क जो है तीनों बैंड में काम करता है, ये लो में भी, मिड में भी और हाई बैंडविड्थ में भी काम करता है ये, तो इसलिए दोनों बात गलत है, तो केवल ऑप्शन डी इसका जो है सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। पहला लिखा गया वाष्पीकरण की प्रक्रिया का उपयोग करके घुलनशील ठोस पदार्थों को तरल पदार्थों से अलग किया जा सकता है। देखिए पहली बात तो बिल्कुल सत्य है, और वर्ड लेखिकी यानी क्रोमेटोग्राफी मिश्रण के घटकों को उनकी क्वथनांक के आधार पर अलग करती है। ये बात यहीं पे गलत हो जाती है। देखिए क्योंकि जो आसवन विधि होती है यह विधि तरल पदार्थों को उनके क्वथनांक के अनुसार अलग करती है, न कि क्रोमेटोग्राफी होती है। ठीक है, आसवन विधि को जो है मिश्रण के घटकों को उनके क्वथनांक के आधार पर अलग करती है, न कि वर्ड लेखिकी। ठीक है, रेत के मिश्रण में लोहे की फिलिंग को चुंबकीय छड़ की सहायता से अलग किया जा सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पे 2 बातें सही हैं, तो आपका 46 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 पे चलते हैं। हमें लिखा गया कौन सा माया सभ्यता के संबंध में सही नहीं है। पहला लिखा गया कि माया सभ्यता निवासी मैक्सिको और मध्य अमेरिका के स्वदेशी लोग थे। ये बात तो बिल्कुल सत्य है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कथन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व के रूप में माया सभ्यता में गांव बस गए थे और कृषि विकसित हो गई थी। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। सूखा प्रतिरोधी फसलों पर निर्भरता ने उनके विकास को योगदान दिया। नहीं, सूखा प्रतिरोधी जो फसलें थीं उन पर निर्भरता के कारण जो है ये भूखमरी के भी शिकार हुए।
न कि इनका विकास हुआ, इसलिए तीसरी बात गलत हो जाती है। ठीक है, इस सभ्यता में अत्यधिक परिष्कृत कैलेंड्रिकल और खगोलीय प्रणाली भी विकसित हो गई थी। ये बात बिल्कुल सत्य है और हमें गलत ही बताना था, तो इसका सी जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। यहाँ पर केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के संदर्भ में पूछा गया सवाल है। पहला है, यह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। ये बात बिल्कुल सत्य है। यह इसके समक्ष आए मामलों की जांच स्वयं नहीं करता है। ये भी बात सही है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को उच्च न्यायालय की जांच में उस पर कदाचार का मामला साबित होने पर हटाया जा सकता है। ये बात गलत है। देखिए, सीवीसी जो होता है ये जो है एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति ही उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये जो अपनी रिपोर्ट होता है उसको राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति को अपनी ये रिपोर्ट सौंपता है। अगर इसके कार्यों के संदर्भ में अगर बात करें तो सीवीसी जो है भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त करता है और उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है। ये स्वयं इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, यानी ये कोई अन्वेषण एजेंसी नहीं है, बल्कि ये जो है सीबीआई और मुख्य सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से मामलों की जांच करता है। ठीक है, ये स्वयं में अपने आप में एक कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। ठीक है, इसलिए पहला और दूसरा सत्य होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। और हाँ, एक चीज़ और, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो है 1964 में संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। यहाँ पर पहला कथन लिखा गया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किंग जॉर्ज पंचम ने की थी। नहीं, इसकी अध्यक्षता किंग जॉर्ज पंचम ने न करके इसकी अध्यक्षता जो है रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी और उद्घाटन किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था। पहला गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 से लेकर के 1931 तक आयोजित किया गया था। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी को अपना एकमात्र प्रतिनिधि नियुक्त किया था। ये बात बिल्कुल सही है। और इनके अलावा जो है ए रंगास्वामी अयंगर, मदन मोहन मालवीय और बी आर अम्बेडकर दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधी को अपना एकमात्र प्रतिनिधित्व नियुक्त किया था। महात्मा गांधी ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता की थी। अभी तो ऊपर ही बताया मैंने कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने सहभागिता की थी, न कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में। इसलिए ये बात गलत हो जाती है। तो पहला गलत होता है और तीसरा गलत होता है, केवल दूसरा ही कथन सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के द्वारा जारी किया जाता है। पहली बात तो जान लेते हैं, ILO इसका गठन जो है जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था उसके समाप्त करने में, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने में वर्साय संधि का प्रमुख योगदान था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के संबंध में ही वर्साय संधि के एक अंग के रूप में जो है ILO की स्थापना की गई थी 1919 में। यह जो है 1946 में जो है यूनाइटेड नेशन का एक प्रमुख एजेंसी के रूप में सामने आया। और अब अगर इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें 187 सदस्य देश हैं और भारत इसका एक संस्थापक सदस्य भी है। वर्ष 2020 में भारत ने इसके शासी निकाय यानी गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता ग्रहण की थी और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। ये एक प्रमुख बातें थी जो उनको जानना जरूरी था। और एक चीज़ और, 1969 में जो है 1969 में ILO को जो है इनके बंधुत्व और शांति के संबंध में कार्य करने के लिए इन्हें क्या दिया गया था, एक पुरस्कार दिया गया था। यानी कौन सा पुरस्कार दिया गया अगर आपसे पूछे तो ये जो है एक पीस प्राइज़ के रूप में इनको नोबेल पीस प्राइज़ प्रदान किया गया था। ठीक है, ये कुछ बातें थी, इनको आप लोग इसको जो है याद रखिएगा। अब देखते हैं कौन कौन सी रिपोर्ट जो है ILO के द्वारा जारी की जाती है, प्रकाशित की जाती है। पहला, सामाजिक संवाद रिपोर्ट, बिल्कुल। वैश्विक वेतन रिपोर्ट, ये भी बिल्कुल सही है। विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक, ये भी सही है। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट, ये भी सही है। वर्ल्ड जो ये विश्व आर्थिक आउटलुक के बारे में है, ये जो है IMF द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। ठीक है, तो केवल 5वां है ऐसा जो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के संबंध में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बातें सही नहीं है। देखिए, पहला है इसका सोर्स कोड साझा करने और सीखने के लिए उपयोगकर्ताओं को
उपलब्ध है, लेकिन इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। वितरण के लिए उपलब्ध है और इसका संशोधन किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा गया संशोधन नहीं किया जा सकता, इसलिए ये बात गलत हो जाती है। लिनक्स और वीएलसी मीडिया प्लेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के प्रमुख उदाहरण हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, तो केवल दूसरी ही बात सत्य है और हमें गलत बताना था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए लिनक्स मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सुगर सीआरएम हो गया, ये सब कुछ ऐसे प्रमुख उदाहरण हैं जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। यहाँ भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के संबंध में पूछा गया है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये तो मोस्टली आप सभी लोगों को पता होगा, इसे जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसके अंतर्गत 180 देशों को शामिल किया और उसमें मौजूद भ्रष्टाचार के कथित स्तर पर विशेषज्ञों और कारोबारियों द्वारा दी गई राय के अनुसार उसने रैंकिंग प्रदान की। ठीक है, तो उसमें जो है 13 स्वतंत्र डेटा स्रोतों पर जो है ये निर्भर करता है, जिनमें से 0 से 100 तक के स्तर का पैटर्न का उपयोग किया जाता है, और जहाँ 0 का अर्थ होता है सबसे अधिक भ्रष्टाचार और 100 का अर्थ है सबसे कम भ्रष्टाचार। अगर जो है ग्लोबली तौर पर बात किया जाए तो 2/3 से अधिक देश जो थे जिनका स्कोर 50 से नीचे रहा, और औसत ग्लोबल स्कोर जो है 43 पर जो है स्थिर बना हुआ है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में जो है डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड ये शामिल रहे, जिनका प्रत्येक का स्कोर जो है 88 के आसपास माना गया है। भारत का प्रदर्शन की अगर बात करें तो 180 देशों में जो है 50वें स्थान पर, 2020 में ये 86वें और 2019 में 80वें नंबर पर था। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भारत को 40 का स्कोर प्रदान किया है। भूटान को छोड़कर भारत के सभी पड़ोसी देशों को निचली रैंकिंग मिली है। पाकिस्तान सूचकांक में जो है 16 स्थान गिरकर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। यहाँ पे नेशनल वाटर अवार्ड्स यानी राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के संबंध में है। इसे लिखा गया कि इसे वर्ष 2018 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसे 2018 में शुरू तो किया गया था, लेकिन ये वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरुआत न करके इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए ये बात गलत हो जाती है। ठीक है, यानी नेशनल वाटर अवार्ड्स की शुरुआत 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, दूसरा लिखा गया तमिलनाडु को नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 में जल संरक्षण की दिशा में प्रयासों के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये तमिलनाडु को न प्राप्त होकर के ये उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। बाकी जो दूसरे तीसरे नंबर पर जो है वहाँ पे तमिलनाडु को शामिल किया जा सकता है। और यहाँ पे हमें बताना था कौन सी बातें सही नहीं हैं, तो पहला ही कथन गलत है, तो ये जो है हमारा ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि क्षेत्रीय राज्यों का उदय और उनके उदाहरण मुगल शासन के पतन के परिणाम स्वरूप। देखिए पहला जो है उत्तराधिकारी राज्य, उत्तराधिकारी राज्यों के अंतर्गत जो है अवध, बंगाल, हैदराबाद, ये 3 राज्य शामिल थे। तो ये तो पहला तो देखिए कथन सही है। स्वतंत्र राज्यों के अंतर्गत जो है ये हैदराबाद ना होकर के मैसूर था, और मैसूर के अलावा केरल, राजपूत राज्य, ये जो है स्वतंत्र राज्यों के अंतर्गत शामिल था, इसलिए दूसरा कथन तो गलत हो जाता है। तीसरा लिखा गया नए राज्य, नए राज्यों के अंतर्गत जो है मराठा, सिख और जाट थे, न कि मैसूर था, तो ये भी बात गलत है। तो केवल एक ही युग में सही सम्मिलित है, तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। कहता है कि रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए और उनको उनके सही कालानुक्रम के आधार पर सजाइए। ठीक है, 56 देखिए महिलाओं के यहाँ सम्मति आयु की अगर संबंध में बात करें तो यहाँ पर एज ऑफ कंसेंट जो है 1891 में एज ऑफ कंसेंट बी एम मालबरी के अथक प्रयासों के बाद जो है सम्मति आयु अधिनियम आया था, जो 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के विवाह पर रोक लगाने की बात करता था। ठीक है, और शारदा एक्ट जो था, ये शारदा एक्ट जो है 1930 में आया था। ये 1930 में आया था। इसकी कुछ खास बातें ये थी कि ये लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु को क्रमशः इसने 18 और 14 वर्ष कर दिया, यानी लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष। और ये जो नेटिव मैरिज एक्ट था ये जो है 1872 के दौरान आया था।
इसने बाल विवाह को प्रतिबंधित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। और जो बाल विवाह निरोधक संशोधन अधिनियम है, बाल विवाह, ये 1978 में आया था। तो ये बात तो सत्य है कि चौथा वाला जो ऑप्शन है ये सबसे लास्ट में आएगा। तो आप अब इस तरह से आप सजा लीजिएगा। मैं बता देता हूँ 56 का ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी पेस भारत में किस देश के साथ एक द्विपक्षीय समझौता है? ये यूनाइटेड नेशन या ये यूएसए के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ द्विपक्षीय समझौता किया गया है, जो पार्टनरशिप टू एडवांस और क्लीन एनर्जी, यानी क्लीन एनर्जी को बेहतर करने के लिए, उनका बढ़ावा देने के लिए, ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा के साथ साथ जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जो है संयुक्त रूप से ये कार्य करेंगे दोनों देश मिल करके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। पहला लिखा गया समांगी मिश्रण ठोस, द्रव और गैस हो सकते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। वायु एक समांगी मिश्रण है, ये भी बात सही है। विषमांगी मिश्रण में छोटे छोटे कण होते हैं जो निलंबित रहते हैं। ये विषमांगी मिश्रण नहीं होता है, ये कोलाइडी मिश्रण होता है। कोलाइडी मिश्रण कोई एक जो है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो ये कोलाइडी कण के संदर्भ में ये बात सत्य होती है, इसलिए तीसरी बात गलत है। दूध एक विषमांगी मिश्रण है, ये बात बिल्कुल सही है। दूध एक क्या है, कोलाइड भी है, तो कोलाइड का ही पार्ट होता है विषमांगी। ठीक है, तो हमारा पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 में सामान्य या जेनरिक दवाओं में उनके संदर्भ उत्पादों के साथ औषधीय तत्व होते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। बायोसिमिलर मेडिसिन जो होती हैं, इन्हें जेनरिक दवाओं की तुलना में अधिक महंगी और उत्पादन में चुनौतीपूर्ण होती हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 में परमाणुओं के संदर्भ में पूछा गया सवाल है। पहला लिखा है कि परमाणुओं की संख्या प्रोटॉन की परमाणु संख्या कहलाती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। किसी विशेष तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ये भी बिल्कुल सत्य है। समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ये एक्सचेंज कर दिया गया, यानी समस्थानिकों में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। इसलिए ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि ये एक्सचेंज कर दिया गया है। तो तीसरी बात गलत है, पहला और दूसरा ही सत्य है, तो ए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स घटक बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर उच्च आयात शुल्क घरेलू निर्माताओं की मदद करता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। उच्च आयात शुल्क उन्नत विदेशी प्रौद्योगिकी के भारतीय बाजार में प्रवेश को अवरुद्ध करता है। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। भारत में 50% से अधिक इलेक्ट्रॉनिक घटकों का निर्माण घरेलू स्तर पर किया जाता है। बिल्कुल गलत है ये लगभग 3% के आसपास ही है ये फिगर। ठीक है, तो तीसरा गलत है, केवल पहला और दूसरा ही सत्य है, तो ऑप्शन ए इसका जो है सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। रैमजेट पराध्वनिक चाल पर सर्वाधिक कुशलता के कार्य करते हैं, लेकिन वे अत्याधुनिक चाल पर कुशल नहीं होते हैं। ये बात सही है। रैमजेट और स्क्रैमजेट दोनों एयर ब्रीदिंग इंजन हैं। ये भी बात सही है। रैमजेट इंजन स्क्रैमजेट इंजन पर एक संशोधन है, नहीं, स्क्रैमजेट इंजन रैमजेट इंजन का एक संशोधन है, न कि रैमजेट स्क्रैमजेट इंजन का। ठीक है, इसलिए तीसरी बात गलत हो जाती है, यानी ये आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दिए गए हैं। तो पहला और दूसरा ही सत्य है, तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। इसमें संगठन, निकाय और संबंधित व्यक्ति के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना मेहता जी दुर्गाराम ने ना कर करके, मतलब उससे संबंधित व्यक्ति ये नहीं थे। प्रार्थना समाज में जो है केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुरंग थे, तो इसलिए पहली बात तो गलत हो जाती है। बॉम्बे नेटिव जनरल असेंबली, जो बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी थी, ये डी.के. कर्वे से संबंधित तो बिल्कुल नहीं थी। बॉम्बे नेटिव जनरल जो लाइब्रेरी थी, इससे संबंधित जो है कौन था, अगर आपसे पूछा जाए तो ये बाल शास्त्री जो जाम्बेकर बंधु थे, वे थे इससे संबंधित, इसलिए ये भी गलत है। परमहंस मंडली के संदर्भ में यहाँ पे आरजी भंडारकर लिखा गया है। परमहंस मंडली, ये आरजी भंडारकर दादा, ये जो है दादोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम के संबंध में है, तो ये भी बात गलत है। भारत में जो है राष्ट्रीय महिला परिषद के संबंध में अगर बात की जाए तो इसके स्थापना मेहरीबाई टाटा ने किया था, और इससे संबंधित और भी व्यक्ति थे, जो कारनीला सरबजी, ताराबाई, प्रेमचंद, सफ़ी तैयब जी प्रमुख लोग रहे हैं। ठीक है,
तो चौथी बात तो बिल्कुल सत्य है। तो केवल एक ही युग में सही सुमेलित है, तो ऑप्शन ही इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। 64 में भारत चीन सीमा पर निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण की क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, सबसे नॉर्थ में है सियाचिन ग्लेशियर, फिर उसके नीचे है, दक्षिण में है गलवान घाटी, गलवान घाटी के दक्षिण में है हॉट स्प्रिंग, और सबसे दक्षिण में है पैंगोंग त्सो लेक। तो 4 3 2 1 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, केवल हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने 1947 तक भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। हैदराबाद जम्मू कश्मीर के साथ साथ जूनागढ़ भी शामिल था। ठीक है, तो इसलिए पहला कथन तो गलत हो जाता है। क्रिप्स मिशन ने मुस्लिम बहुल प्रांतों की स्वायत्तता की मांग को स्वीकार कर लिया था। हाँ, कर लिया था, तो दूसरा ही कथन सत्य है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। इसमें लिखा है कौन सा प्राकृतिक मौलिक बल नहीं है। ठीक है, देखिए, प्राकृतिक मौलिक बल क्या होता है। प्रकृति का एक मौलिक बल जो होता है ये वस्तुओं के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण है, जैसा कि क्षेत्रों और कणों के बीच परस्पर इस क्रियाओं के माध्यम से जो है वर्णित होता है। भौतिकी विज्ञान ने इन अंतःक्रियाओं के 4 बुनियादी प्रकारों की पहचान की है, जो परमाणु कणों के क्षय से लेकर के संपूर्ण आकाशगंगाओं के प्रवाह तक ब्रह्मांड में देखी जाने वाली प्रत्येक क्रिया का एक साथ वर्णन करते हैं। उसमें प्रबल नाभिकीय बल होता है। ठीक है, दुर्बल नाभिकीय बल भी वो शामिल किया जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल, ये अपकेंद्रीय बल को जो है मौलिक बल के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय बल भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो ऑप्शन डी हमें ही बताना था कौन सा नहीं है, तो डी ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। भारत में मत्स्य क्षेत्र के संबंध में पूछा गया सवाल है, बताइए कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं। पहला है, इसे सनराइज सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। भारत विश्व में मछली का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ये दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश ना होकर के ये चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है, निर्यातक के तौर पर ये चौथा है, और अगर उत्पादक के तौर पर देखा जाए तो ये तीसरा सबसे बड़ा है, और जलीय कृषि मछली उत्पादक के देश में उत्पादक के तौर पर ये दूसरा है। ठीक है, तो इसलिए दूसरा कथन तो गलत हो जाता है। खारे पानी की मछली का उत्पादन मीठे पानी की मछली के उत्पादन से अधिक है। नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि मीठे पानी की मछलियाँ जो अंतर्देशीय जल क्षेत्र के अंतर्गत जो मछलियाँ होती हैं उन्हें मीठे जल के अंतर्गत शामिल मछलियों में शामिल किया जाता है, और ये इनका योगदान सबसे अधिक जो 70% है। ठीक है, इसलिए ये बात तो गलत हो जाती थी, केवल पहला ही कथन सत्य है, तो ऑप्शन ही इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। कौन सा अधिनियम लॉर्ड वेलेजली द्वारा अधिनियमित किया गया था। लॉर्ड वेलेजली द्वारा जो है प्रेस सेंसरशिप एक्ट 1799 वाला जो है अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो केवल ये बी उसका जो है राइट आंसर हो जाता है। लाइसेंस जो विनियम था ये जो है जनरल जॉन एडम्स के द्वारा जो है अधिनियमित किया गया था। ये लाइसेंस अधिनियम जनरल जॉन एडम्स के द्वारा अधिनियमित किया गया था, और जो ये लाइसेंस अधिनियम 1857 था, इसमें जो है जनरल कैनिंग की प्रमुख भूमिका थी। ठीक है, और ये पंजीकरण अधिनियम 1867 वाला जो था, इसमें चार्ल्स मेटकाफ का प्रमुख योगदान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित कौन सी संहिता समान नागरिक संहिता की श्रेणी में आती है। यानी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। भागीदारी अधिनियम, बिल्कुल सही। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, बिल्कुल सही। साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट 1872, ये भी है। नागरिक प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। यहाँ पे चारों बातें जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत शामिल की जाएंगी, तो ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। पूछा गया है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के संबंध में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 पे कहता है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी संपूर्ण ब्रह्मांड का लगभग 50% भाग का निर्माण करते हैं। ये 50% नहीं, ये 95% से अधिक जो है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का निर्माण करने में प्रमुख योगदान देते हैं, इसलिए ये तो गलत है। आकाशगंगा के तारे डार्क मैटर के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा मौजूद होते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, तो 70 का बी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। तो इसको आज यहीं तक रखते हैं। अगले 30 क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश तो यही रहेगी कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आप लोगों से इतनी गुजारिश है, प्लीज़ जो है
चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को ग्रो करने में आप हमारी मदद करें, जिससे हम और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट आप लोगों के लिए ले आएँ। ठीक है, धन्यवाद।